हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया और आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का डिटेल्ड एनसीईआरटी रिवीजन। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जहां से क्वेश्चन बनता है उसके साथ आज हम यहां डील करने वाले हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर के नाम से। तो यहाँ हम बात करें सेल साइकिल है क्या, यानी सेल की जो साइकिल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। सेल का बर्थ, सेल की डेथ, सेल का डिवीज़न कैसे होगा वो सब किस में आएगा, सेल साइकिल में। जैसे हम बात करते हैं अपनी लाइफ की साइकिल में, वैसे ही यहाँ सेल की साइकिल के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास वर्ड आता है बच्चों सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवाइड कैसे करेगी, ऐसा क्या रीज़न है कि सेल हमारी डिवाइड कर रही है और कौन कौन से स्टेप्स सेल डिवीज़न के अंदर आते हैं। As you are aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell। जैसे कि आप सभी को पता है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, सब के सभी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ शुरू करते हैं सिंगल सेल से। यानी चाहे ह्यूमंस की बात करो, अमेबा की बात करो या कोई और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, लाइफ कहाँ से शुरू हुई है? लाइफ शुरू हुई है बच्चों एक सिंगल सेल से ही उनकी लाइफ की शुरुआत हुई है। You may wonder how a single cell then goes to form such a large organism। अब जैसे हम ये सोचें कि एक सेल है, अब मैम एक सेल से हमारी बॉडी बनी कैसे, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बन सकती है? तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखने वाले हैं बच्चों कि एक सेल कैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करवा देती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। दो फीचर्स है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है, स्टार पॉइंट है, इसको मार्क करें। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, दो फीचर्स। फर्स्ट हमारी एक फीचर्स है ग्रोथ, दूसरी है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब यानी कि जैसे ये सेल है अपनी साइज में इंक्रीज होके इसने इतनी साइज गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। दूसरा हम बात करें कि ये सेल है, इसने क्या किया, अपना दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग क्या हुआ बच्चों, रिप्रोडक्शन। जब अपने जैसे ही सेल्स दोबारा ये बनाई तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये है ग्रोथ और ये है यहाँ पे रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन। हर सेल के पास दो फीचर्स हैं, ग्रोथ का और दूसरा रिप्रोडक्शन का। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cells। जैसे हमने यहाँ बात की, जब भी बच्चों एक सेल डिवाइड करेगी वो डिवाइड करके दो सेल बनाती है, चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो। डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनाती है, दो सेल्स बनाएगी जब भी कोई सेल एक डिवाइड करेगी। इस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल, और जो यहाँ सेल है बच्चों, ये दो सेल, इनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। ये पेरेंट सेल थी, ये हमारी क्या है, डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल डिवाइड करके कितनी डॉटर सेल बनाती है बच्चों, दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करेगी। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। अब जो ये डॉटर सेल्स बनी ये भी क्या करेंगी बच्चों, ग्रो करेंगी साइज में। इनकी साइज बड़ी हुई, साइज होने के बाद क्या करेंगी, ये भी फर्दर डिवाइड कर जाएंगी। अब यहाँ एक पेरेंट सेल थी हमारे पास, फिर उससे दो बनी, अब दो से कितनी बन गई, दो ये बनाएगी, दो ये बनाएगी, कितनी डॉटर सेल्स हमारे पास, नेक्स्ट चार सेल बन गई। अब ये चार सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी, फिर से 8, फिर 16, ऐसे ही हमारा नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता रहेगा बच्चों हर डिवीजन के साथ में। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a complex structure consisting of millions of cell। और इसी डिवीजन के प्रोसेस से बच्चों जो एक सेल है वही क्या करती है, डिवाइड कर करके क्या बनाती है, मिलियंस ऑफ सेल की फॉर्मेशन कर लेगी। दूसरा हम बात करना चाहें, अब हम आ जाते हैं बच्चों सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीजन इज ए इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ हम बात करना चाहें तो बच्चों जो सेल डिवीज़न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा। जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे जाइगोट है हमारा, डिप्लॉयड होता है और उसी जाइगोट से, जाइगोट कितनी सेल है, जाइगोट है एक सेल। अब उसी से ही क्या बनना है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग बनना है।
अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ये जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा, जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है या कोई और ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अब ये मिलियंस ऑफ सेल्स बनी कैसे? अब अगर ये सिंगल सेल है, एक सेल है, अगर ये डिवाइड नहीं करेगी बच्चों, तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स नहीं बन पाएंगी। तो मेन जो प्रोसेस है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्मेशन के लिए या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड नहीं करेगी तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो इतनी मिलियंस या इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल। अब यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब एक सेल डिवाइड करती है तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, साथ में वहां पे सेल ग्रोथ भी होती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? अब बच्चों हम बात करें, जब डीएनए अपनी कॉपी बना ले, यानी डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, यानी डीएनए से डीएनए अपनी कॉपी बना ले, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रेप्लिकेशन। दूसरा हम ये बात करें यहाँ पे, ऑल दीज प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सभी के सभी प्रोसेस, ये नहीं है बच्चों कि रैंडमली ये कभी प्रोसेस हो जाए, ये सारे के सारे प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए, जो एक करेक्ट डिवीजन के लिए, करेक्ट नेक्स्ट जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का है, उसी के साथ सेल ग्रोथ का है या डिवीजन का है, इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये कैसे होने चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये कोई एक सेल है, इसने ग्रोथ की, सेल की साइज इंक्रीज हो गई। अब जो डीएनए है उसने क्या कर लिया, यहाँ पे डीएनए हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारी ग्रोथ हुई सेल की। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, डीएनए की कॉपी बनी। अब सेल की साइज इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनी। डीएनए कॉपी के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारे पास, जैसे ये सेल थी, इसके पास 2 कॉपी आ गई। अब यहाँ पे ये सेल करेगी अब डिवाइड, और सेल ने डिवाइड करके 2 सेल्स बना ली, जिनके अंदर इक्वली डीएनए का यहाँ पे डिवीजन हो गया। तो ये क्या है, डिवीजन। सबसे पहले होगा ग्रोथ, सेल की साइज इंक्रीज होगी। अब दूसरा जो है यहाँ पे ये रहेगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, और कॉपी बनने के बाद थर्ड में यहाँ पे हुआ हमारा डिवीजन। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये 3 प्रोसेस हमारे सेल की ग्रोथ, डीएनए की कॉपी बनना और लास्ट में हमारे पास डिवीजन, ये इसी मैनर में होने चाहिए अगर एक प्रॉपर हमें सेल डिवीजन या नेक्स्ट जनरेशन चाहिए तो। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell, eventually divides into 2 daughter cell। और इसी पूरी को हम क्या कहते हैं, यही है हमारी सेल साइकिल। Although cell growth, जो सेल की ग्रोथ है बच्चों, in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि जो सेल की ग्रोथ है साइटोप्लाज्म इंक्रीज के वे में हम बात करें, वो कैसा है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी जो साइटोप्लाज्म है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती रहेगी, यानी उसकी अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी, और उसकी जो ग्रोथ है वो कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी चलता रहेगा। जबकि जो डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होगा कि डीएनए की कॉपी बनना। अब सेल की ग्रोथ यहाँ भी हो रही है, अब यहाँ भी सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ अपनी कर रही है, पर जो डीएनए कॉपी का मैकेनिज्म है बच्चों, वो क्या रहेगा, सिर्फ स्पेसिफिक सेल के स्टेज पे ही होगा। ये नहीं है कि हमेशा ये जो डीएनए का कॉपी बनने का प्रोसेस है वो हमेशा चलता नहीं रहेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division। अब यहाँ पे जो है DNA की हमारी कॉपी बनी है, इसको यहाँ पे 2 सेल के अंदर डिवीजन कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि 3 स्टेजेस होती हैं, ग्रोथ, देन डीएनए कॉपी एंड देन होगा डिवीजन। जबकि जो ग्रोथ वाला फेज है ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये है कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यू चलता रहता है, और वो भी कौन सी वाली, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यानी साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीज है वो कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। डीएनए जो कॉपी का मैकेनिज्म है वो क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, और उसके बाद सेल प्रॉपरली डिवाइड करेगी। अब हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास फेजेस ऑफ, हम बात करें क्या आएगा हमारे पास, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं। इन ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो,
सारी ऑर्गनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली इसके अंदर प्रेजेंट रहें। यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन सेल की बात करें, अगर वो कल्चर में कितना टाइम लेती है डिवाइड करने के लिए, तो अगर हम बात करें ह्यूमन सेल लगभग 24 आवर्स चाहिए उसे डिवीजन के लिए। और बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी की सभी सेल्स 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करें। जैसे हम बात करें द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि जो सेल साइकिल की यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो क्या है, वेरी करती है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात करें ईस्ट सेल, ईस्ट के अंदर कितना टाइम लगता है, 90 मिनट्स लेती है वो डिवाइड करने के लिए। जबकि यहाँ ह्यूमंस की बात की तो ह्यूमंस ने लगभग 24 आवर्स लिए थे डिवीजन के लिए। अगर हम इकोलाई सेल की बात करें तो 20 मिनट्स लेती है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे जो फेजेस है या टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, सिमिलर नहीं है, सेल टू सेल डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अब यहाँ हम सेल साइकिल को डिवाइड करना चाहें तो दो मेन फेजेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा बच्चों इंटरफेस, दूसरा आएगा एम फेज। अब मैम ये इंटरफेस क्या है, एम फेज क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम से। अगर हम बात करें यहाँ की इंटरफेस क्या है या हमारा एम फेज क्या है, जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम के अंदर देखना चाहें तो यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से, यहाँ से अगर हम शुरू करना चाहें तो यहाँ से शुरू करके ये सारा हमारा क्या है, यहाँ तक ये पूरा क्या है हमारा इंटरफेस। जैसे हम बात करें इंटरफेस का मतलब, यहाँ इंटरफेस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, G1 देन S एंड G2। ये तीनों किसके फेज हैं बच्चों, ये हैं इंटरफेस के फेज। G1 से ग्रोथ फेज 1, S से सिंथेसिस फेज और G2 से हमारा ग्रोथ फेज सेकंड। अब उसके बाद यहाँ जो है बच्चों ये है हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक M फेज। M फेज के अंदर सबसे पहले ये जो इवेंट्स है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये किस में आते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन में, और उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ हम बात करें एक पूरी सेल साइकिल के अंदर दो फेज, फर्स्ट हमारा इंटरफेस, सेकंड है हमारा एम फेज। इंटरफेस के अंदर इन्वॉल्व है बच्चों G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जबकि जो एम फेज है जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है उसके अंदर है हमारे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर हमारे फर्स्ट डिवीजन का कहते हैं वो कौन सा है बच्चों, एम फेज। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। यानी कि हम ये कहना चाहें कि दो सक्सेसिव, सबसे पहले क्या, जैसे एम फेज, सबसे पहले इंटरफेस, एम फेज और फिर इंटरफेस, दूसरा फिर हमारा एम फेज। तो यहाँ लाइन में कहा है कि जो इंटरफेस है वो क्या है, दो एम फेज के बीच का फेज ही क्या है, इंटरफेस। या हम कह सकते हैं दो इंटरफेस के बीच का फेज क्या है, एम फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स, जो हमने बताया कि एक सेल्स जो डिवाइड करती है वो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है। तो वहाँ हम बात करें कि जो सेल डिवीजन का टाइम है यानी 95%, यानी लगभग 23 आवर्स, किसमें 95% टाइम किसका है, इंटरफेस का। और जो बच गया 5% टाइम वो किसका है, यहाँ पे बात करना चाहें तो यहाँ हम बात करें कि जो एक लगभग, अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो लगभग 23 आवर्स का टाइम कहाँ चला गया, इंटरफेस के अंदर। और सिर्फ 1 आवर का जो टाइम है यानी 1 घंटे का जो टाइम है वो किस में लगा, एम फेज के अंदर, लगभग 5% टाइम। दूसरा हम यहाँ बात करें द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी मोस्ट जो हमारा टाइम हो किस में चला गया, इंटरफेस के ड्यूरेशन में ही सेल का चला गया है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कहाँ से शुरू होगा बच्चों, न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होगा। और उसके बाद में हमारे पास, और न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हमने क्या है, साइटोकाइनेसिस। जैसे यहाँ डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, पहले ये 4 इवेंट किसके हैं, ये हैं कैरियोकाइनेसिस के। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हमने कहा है क्या, साइटोकाइनेसिस।
अब जो बच्चों इंटरफेस है उसको फर्दर 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला G1 फेज जिसको गैप 1 फेज कह सकते हैं, दूसरा S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, थर्ड आएगा G2 फेज। G2 फेज क्या रहेगा बच्चों, जिसको गैप 2 फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे हमारे G1 G2 के अंदर। जैसे हम यहाँ बात करते हैं G1 का, G1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अगर हम देखें तो G1 किस किस के बीच में है, माइटोसिस के बीच में, और दूसरा हमारा जो S फेज है उन दोनों के बीच में जो फेज है वो क्या है, हमारा G1 फेज। जैसे यहाँ हम बात करना चाहें बच्चों डायग्राम के अंदर, तो G1 फेज कहाँ कहाँ किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा है M फेज और यहाँ पे ये है हमारा G1 फेज, ये है। अब यहाँ G1 फेज किस किस के बीच में है बच्चों, G1 फेज है M फेज और S फेज के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी यहाँ पे सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी एंड कंटिन्यूसली ग्रो भी करती रहेगी। बट यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा हमारा कौन से वाले फेज में, एस फेज के अंदर। एंड यही जो फेज है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे क्या है, डीएनए की सिंथेसिस हुई है, या हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन फेज। यहाँ पे हम डिनोट करेंगे किसको, एस फेज को। अब यहाँ देखो बच्चों ड्यूरिंग दिस टाइम जो एस फेज है उसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C देन इट्स इंक्रीज टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम बात करना चाहें बच्चों, ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे, ये कहना चाहता है जो एस फेज है हमारा, एस फेज के अंदर क्या होगा, जैसे हम बात करें एस फेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रहेंगे सेम, और जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी डीएनए की यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगी डबल, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे रहेंगे सेम। अब यहाँ हम बात करें अमाउंट डबल कैसे हो सकती है, देखो बच्चों हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए थी, अब डिवीजन के बाद क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डीएनए हमारी डबल हो जाएगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास क्या रहा, पहले भी एक ही क्रोमोसोम था, अब भी हमारे पास एक ही क्रोमोसोम है, बट यहाँ जो अमाउंट थी डीएनए की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे हम कह लें पहले ये एक स्ट्रैंड हमने बनाया, अब जब हमारा डिवीज़न हो चुका तो क्या होगा, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स हमारे बन जाएंगे। यानी अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन थ्रेड से कि जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बट नंबर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा हमारे एस फेज के अंदर। अब हम बात करें इन एनिमल सेल, अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। जो एस फेज है वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो तो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल हैं जिनको हम सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं उनका डिवीज़न कहाँ होता है, वो डिवाइड करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो न्यूक्लियस एस फेज है उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न चलेगा किसका, डीएनए की रेप्लिकेशन का, और जो सेंट्रियोल के अंदर जो डुप्लीकेशन होगा वो कहाँ होगा, सेंट्रियोल की कॉपी कहाँ बनेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। अब यहाँ पे हम बात करें तो तीनों ही फेजेस के अंदर जो सेल ग्रोथ है वो हमारी रहेगी। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, G1 के अंदर सेल की ग्रोथ होगी, यहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रो करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स के साथ साथ बहुत सारी जो ऑर्गनली है बच्चों उनका भी डुप्लीकेशन कहाँ हो जाएगा, G1 फेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि हम एस फेज के अंदर बात करें तो एस फेज के अंदर 2 न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस की कॉपी बनेगी यानी डीएनए की कॉपी बनेगी। इसी के साथ जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल की कॉपी बनेगी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम बात करें G2 फेज के अंदर जो कुछ बड़ी ऑर्गनी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उन सभी का डिवीज़न होगा। इसी के साथ यहाँ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। और यहाँ हम बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ हमारा इस फेज में कितना था, 2C था, नंबर हमारा 2N था।
नंबर यहाँ भी 2n रहा और इसके बाद भी 2n रहा, जबकि जो अमाउंट है इस वाले के अंदर क्या हो गया, 2c से 4c हो गया हमारा। तो यहाँ कितना रहेगा, 4c अमाउंट ऑफ DNA रहेगा अगर हम बात करें। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपी बन चुकी है दोनों सेल्स के लिए। अब इसके बाद हमारे पास आएगा एक्चुअल डिवीज़न जो है वो कहाँ होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ हम बात करें सम सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं बच्चों, सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिट डिवीज़न, एग्जाम्पल हर्ट सेल। जैसे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं ह्यूमंस के अंदर या अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिवीज़न शो नहीं करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कभी कभी डिवीज़न शो करती हैं जब ज़रूरत है, जब कोई इंजरी हो गई, कोई डेथ हो गई सेल की, तब वो सेल डिवाइड करेंगी, अदरवाइज वो सेल डिवाइड नहीं करेंगी। तो हर्ट सेल की बात करें बच्चों, हर्ट का मेन काम क्या है, हर्ट सेल्स का मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना, इसीलिए वो डिवीज़न नहीं करती, यानी उनका जो सोल फंक्शन है वो क्या रहेगा, ब्लड पंपिंग के लिए। दूसरा हम बात करें, कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं बच्चों, कभी कभी डिवीज़न करती हैं जब ज़रूरत हो या नीड हो, बॉडी को इंजरी हो गई हो, कोई सेल डेथ हो गई हो, अदरवाइज वो डिवीज़न नहीं करती। वो सेल्स क्या करती हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, जी नोट। ये कौन सा फेज है जो जी नोट फेज की जिसकी हम बात करें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है जी नोट फेज। जो ये जी नोट फेज है ये क्या है बच्चों, जो हमारी कुछ सेल्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जीवन फेज से ही जब उनको डिवीज़न की ज़रूरत नहीं होती तो क्या करती हैं, जीवन फेज से एग्जिट ले लेती हैं, और जब यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से सेल की डेथ हो गई या इंजरी हो गई, वापस से जब ये जीवन फेज के अंदर एंट्री कर लें, तो यहाँ ये क्या करती हैं, जब डिवीज़न नहीं करना होता है तो ये बाहर चली जाती हैं, जीवन फेज से ये एग्जिट लेती हैं, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जी नोट, जिसे आप कह सकते हैं क्वेश्चन स्टेज। यहाँ भी सेल्स क्या रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट सेल डिवीज़न नहीं करती है। अब जैसे हम बात करें, जैसे ही सेल को डिवीज़न का सिग्नल मिलेगा ये वापस से कहाँ से एंट्री लेगी, जीवन फेज से ही एंट्री लेगी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, जो जी नोट सेल की स्टेज होती हैं, सेल्स होती हैं, वो कहाँ से एग्जिट और कहाँ से एंट्री लेती हैं, तो वो एग्जिट भी जीवन फेज से लेती हैं और एंट्री भी कहाँ से लेती हैं, जीवन फेज से ही एंट्री लेती हैं। और इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, क्योसेंट स्टेज कहा जाता है। सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट वो प्रोलिफरेशन नहीं करेगी, यानी डिवाइड नहीं करेगी जब तक के लिए उसे कहा ना जाए, यानी जब तक के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है वो डिवीज़न नहीं करेगी। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीज़न इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर जो हमारी डिप्लॉयड सोमेटिक सेल हैं, उन्हीं के अंदर क्या मिलता है बच्चों, माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ, जैसे कि हम बात करें, एक दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो मेल हनी बी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तुम्हें बोल देंगे कि क्या ये यूनिवर्सल है, क्या सभी माइटोटिक डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर ही माइटोटिक डिवीज़न होता है, हैप्लॉयड के अंदर नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम बात करें, जो मेल हनी बी है वो कैसा रहता है, हैप्लॉयड रहता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ड्रोन भी कहते हैं। वो कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉयड रहता है, और वहाँ भी क्या प्रोसेस चलता है, माइटोसिस का प्रोसेस हमारा वहाँ पे भी शो होता है। अगेंस्ट दिस, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कहाँ पीछे हैं, प्लांट्स के अंदर क्या है बच्चों, हैप्लॉयड सेल के अंदर भी डिवीज़न होगा और डिप्लॉयड सेल के अंदर भी माइटोसिस होगा। अगर हम बात करें लोअर जो प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, वहाँ हमारा क्या होगा, हैप्लॉयड डिवीज़न, जबकि जो हाइयर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वहाँ सेल्स डिप्लॉयड होती है, तो वहाँ डिवीज़न भी कैसा होगा, डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होगा। अब हम आ जाते हैं बच्चों एम फेज़ के बारे में, जिसको हमने क्या है, एक्चुअल डिवीज़न वाला फेज़ कौन सा है बच्चों, एम फेज़, यानी जहाँ सेल क्या करती है, एक्चुअली डिवाइड करेगी, उसी फेज़ को हमने क्या कहा है, एम फेज़ से, यानी एम फेज़ है क्या। अगर हम कहना चाहें जो एम फेज़ है उसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है सेल साइकिल का। यहाँ पे मेजरली क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, यानी वापस से ऑर्गेनाइज करना, वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल साइकिल, यानी सभी जो सेल साइकिल के कंपोनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी इज रिमेन सेम इज कॉल्ड। और जो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें, एक सेल है, यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, अब इसने बना ली अपनी कॉपी,
अब जो दोनों सेल्स जब हमारी नई सेल्स बनेंगी, यानी अगर हम बात करें ये अगर डिप्लॉइड सेल है तो फ्यूचर में जो हमारी सेल्स बनेंगी वो डॉटर सेल्स भी कैसी रहेंगी, डिप्लॉइड रहेंगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल यानी क्या रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे सेम रहे हैं पेरेंट के अंदर भी और डॉटर सेल्स के अंदर भी। दो द कन्वीनियंस ऑफ माइटोसिस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब यहाँ पे जो बच्चों दो मैंने बताए डिवीज़न के अंदर, एक हमारा कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीज़न, दूसरा हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। तो जो न्यूक्लियर डिवीज़न है जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस कहा है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट फेज आता है बच्चों यहाँ पे प्रोफेज, उसके बाद आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड लास्ट हमारा टीलोफेज। इन चारों फेजेस को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर, यानी किसके फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस के। अब दूसरा हमने यहाँ पढ़ा क्या, जो माइटोसिस है उसको हमने क्या कहा है, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रहेंगे, पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर सेम रहने वाले हैं बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं फटाफट, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमारा टॉपिक है कैरियोकाइनेसिस का। सबसे फर्स्ट जो पहला फेज है हमारा प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज क्या है बच्चों, फर्स्ट फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। अब वहाँ पे क्या होता है, किसके बाद होगा, G2 फेज के बाद हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। और उसमें भी सबसे पहली जो स्टेज आएगी वो कौन सी है, प्रोफेज। इन द S and G2 phase the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। यानी क्या रहेगा, जो S और G2 के टाइम पे हमारी ये सेल थी, इसने यहाँ अपनी कॉपी बना ली। जैसे ही S फेज के अंदर आई उसके पास 2 कॉपी रही हमारे DNA की। अब ये जैसे ही सेल, ये हमारा G1 हो गया, ये S हो गया, और यहाँ हम बात करें जो G2 है उसके अंदर भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉपी हमारी डबल रहेगी। अब क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसा रहेगा, इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब कैसा है, उलझा हुआ एक दूसरे के अंदर, यानी बिल्कुल ऐसे ही उलझा हमारा डीएनए यहाँ प्रेजेंट है, अलग से सेग्रीगेटेड नहीं है कि हम ये बता पाएँ कि यहाँ पे हमारा डीएनए इतने क्रोमोसोम है या इतना नंबर है। यहाँ पूरी फॉर्म में कैसा रहेगा, उलझा हुआ डीएनए हमारा प्रेजेंट रहेगा। अब प्रोफेज फर्स्ट में क्या आता है, प्रोफेज को हम कैसे मार्क करेंगे कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, यानी क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, जब हमारा ये डीएनए जो हमारा ये थ्रेड की फॉर्म में यही क्या कर ले, अपना एक अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दे, और कैसी शेप ले ले, क्रोमोसोम की शेप ले ले, उसी को ही हम क्या कहेंगे, क्या करने लगा है, यहाँ पे कंडेंस होने लगा है हमारा डीएनए। पहले जो हमारा उलझा हुआ प्रेजेंट था वो उसने क्या किया, क्रोमोसोम्स की शेप लेना शुरू कर दिया, अनटेंगल्ड होना शुरू कर दिया। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम विच हैज़ बीन डुप्लीकेशन, और जो सेंट्रोसोम हमारे बन गए थे वो क्या करेंगे बच्चों, डुप्लीकेटेड हुए थे किसमें, एस फेज के अंदर, वो भी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के, वो भी दोनों अपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देंगे। द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाई। अब यहाँ पे प्रोफेज में 2 इवेंट है बच्चों, ये हमें याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल हमारा कंडेंस होने लगा है और उसने क्या बनाना शुरू कर दिया है, क्रोमोसोम बनाना शुरू कर दिया है। जो पहला हमारा ऐसी फॉर्म में हमारा कहीं डीएनए प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, ऐसी फेज के अंदर कन्वर्ट होने लग गया, या एंटेंगल से क्या बनाने लग गया, क्रोमोसोम बनाने लग गया। दूसरा हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम थी जिन्होंने कॉपी किया था इंटरफेस के अंदर, वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। जैसे हम यहाँ बात करते हैं बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, अगर हम स्टेज को देखना चाहें, ये कैसी है बच्चों, अर्ली प्रोफेज के टाइम में जो हमारा डीएनए हो कैसा है, पूरा उलझा हुआ प्रेजेंट है, यहाँ पूरा एकदम अनटेंगल्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो हमारी सेंट्रियोल थी, यानी हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमारी सेंट्रियोल, ये दोनों भी क्या करने लग जाती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं दोनों सेंट्रियोल।
जैसे ये सेंट्रियोल इधर मूव करना शुरू कर दिया, इसने यहाँ मूव करने शुरू कर दिया, और हमारा जो ये डीएनए था वो कैसा होने लग गया, अरेंज होने लग गया। जैसे जैसे लेट प्रोफेज में जाएंगे यहाँ कहीं हमारी सेंट्रियोल्स पहुँच गई होंगी। और दूसरा हमें बात करें, ये सेंट्रियोल हमारी अभी भी मूव कर रही है किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। जबकि जो हमारा एक डीएनए था वो क्या हो गया, अब उसने थोड़ा अरेंज होके कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे गेन करने लगा है। इसी के साथ में यहाँ क्या रहेगा, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब हमने हमारी प्रोफेज एंड के टाइम सेल को देखा तो वहाँ पे क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहाँ पे ना तो गोल्गी दिखी हमें, ना ईआर दिखा, ना ही हमारे पास न्यूक्लियोलस दिखा, ना ही न्यूक्लियर एनवेलोप। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है या बाकी सारी ऑर्गेनेल क्या होने लग जाती हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी। फर्स्ट हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, सेकंड हमने देखा सेंट्रियोल्स मूव करने लगी हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। अगर हम बात करें कि ये सेंट्रियोल हमारी पोल्स पे पहुँच गई है और यहाँ से क्या रेडिएट आउट हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से रेडिएट आउट होंगे। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने क्या बना लिया, यही स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। जैसे ये हमारी दूसरी साइड वाली, इसने भी यहाँ से क्या निकल गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही क्या कहते हैं बच्चों, एस्टर रेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है, स्पिंडल अपरेटस किसे कहा है, दोनों सेंट्रियोल्स, ये वाली सेंट्रियोल भी, ये वाली सेंट्रियोल से, अलोंग विद इट स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके साथ में इस पूरे को मिला के हमने यहाँ क्या किया है, हमने उसको कहा है माइटोटिक अपरेटस। यहाँ पे क्या लिखा है, टू एस्टर टुगेदर एंड विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। यानी ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, ये पूरा जो इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे, ये जो पूरा है ये, इसको ही हमने क्या कहा है, दोनों सेंट्रियोल्स, उसके साथ में उसकी एस्टर रेस, इसी के साथ स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस। अब हम अगला बात करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी एम फेज की बात करें तो एम फेज के अंदर क्या होता है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। यानी जो न्यूक्लियर एनवेलोप है वो प्रॉपरली डिसअपियर हो जाएगा और वहीं से शुरू होगा हमारा सेकेंड जो फेज है माइटोसिस का, वो हैज द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब जो क्रोमोसोम हमारे बन चुके हैं, पहले हमारे क्रोमेटिन से क्या बन गया हमारे पास, क्रोमोसोम हमारे बन चुके हैं। तो क्रोमोसोम किस फेज में हमें दिख रहे हैं प्रॉपरली, हमें प्रॉपरली यहाँ पे मेटाफेज के अंदर हमें क्रोमोसोम्स इजीली विजिबल है। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इस स्टेज के शुरू होने तक हमारी जो क्रोमोसोम की कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुका है। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि कौन सी स्टेज के अंदर हम क्लियरली जो क्रोमोसोम है उनको देख सकते हैं, तो वो कौन सा रहेगा हमारे पास, एम फेज रहेगा। यहाँ पे हम बात करें एम से ही बात, यहाँ मोर्फोलॉजी वर्ड आता है कि अगर हमें क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी स्टडी करना है, मोर्फोलॉजी यानी जो आउटर अपीयरेंस है क्रोमोसोम की वो स्टडी करना है, तो वो हम किस फेज में देखेंगे, मेटाफेज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये लाइन, कि क्लियरली हम जो क्रोमोसोम है वो कौन से फेज में देख पाएंगे, मेटाफेज के अंदर, और यहाँ हम क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी की स्टडी भी कर पाएंगे। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ हम बात करें जो क्रोमोसोम है वो कैसा रहेगा हमारे पास, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों है क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। ये है यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड। और इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को किसने हेल्ड किया हुआ है, बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे बीच में हमारा है सेंट्रोमियर, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। यानी अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें क्रोमोसोम का तो ये सेंट्रोमियर हमारा, इसी के साथ में ये हमारी आर्म्स बना दी हमने क्रोमोसोम की, और इनको हमने क्या कहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा है इन दोनों को। इसी के साथ यहाँ जो हमारा एक छोटी सी प्रोटीनियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, काइनेटोकोर कहेंगे इसी स्ट्रक्चर को। ये क्या है यहाँ पे, ये है सेंट्रोमियर और ये है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स।
अब हम बात करें यहाँ नेक्स्ट, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट। यहाँ जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं बच्चों, ये कहाँ आके अटैच होते हैं क्रोमोसोम पे, जो काइनेटोकोर है। अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ अटैच होंगे जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे कहाँ पे बच्चों, काइनेटोकोर पे, ना कि सेंट्रोमियर के ऊपर। वो अटैच होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, काइनेटोकोर से। These structures serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved in opposite position at the center of cell। यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारी सेंट्रियोल है बच्चों यहाँ, और ये दूसरे पोल की सेंट्रियोल। यहाँ पे अराइज है, ये क्या है बच्चों, ये सारी हमारी है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो लॉन्ग थ्रेड्स हमें दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे स्पिंडल फाइबर्स। अब जो क्रोमोसोम यहाँ बिखरे हुए प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं वो अटैच होंगे कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। इस तरफ से भी क्रोमोसोम ने होल्ड किया है और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम को होल्ड किया हुआ है, यानी अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम्स के साथ में। और अब ये क्या करेंगे, पूरे को सारा जो हमारा सभी क्रोमोसोम है उसको मिडल में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देंगे, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहेंगे, या फिर कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है सेंटर में एकदम, तो यहाँ भी क्या है, इस सेल का इक्वेटर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट। तो जो इनिशियल मेटाफेज रहेगा वहाँ हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे कहाँ पे बच्चों, हमारे क्रोमोसोम के साथ में, और वो दोनों साइड से होल्ड करके कहाँ अरेंज कर देंगे, एकदम मिडल में अरेंज कर देंगे, और उसी को क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। यहाँ हमारे क्रोमोसोम एक प्लेट के अंदर अरेंज हो गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेटाफेज के फीचर्स की, द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए कहाँ पे, काइनेटोकोर्स के ऊपर। दूसरा हम यहाँ बात करें, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा जो हमारे क्रोमोसोम से वो कहाँ अरेंज हो गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट फेज आएगा हमारे पास वो है बच्चों एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, यानी जब एनाफेज शुरू होगा, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट, यानी जो हमारा यहाँ पे मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज है क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, यानी दो में टूट जाएंगे। साइमल्टेनियस द टू डॉटर क्रोमेटिड आर नाउ रेफर्ड एट डॉटर क्रोमोसोम। और जब ये स्प्लिट होंगे तो क्या रहेगा, जो डॉटर क्रोमेटिड थी उनको ही हमने क्या कहा, कह देंगे आगे हम क्रोमोसोम कह देंगे डॉटर का। एंड द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन दर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, यानी उनका माइग्रेशन कहाँ शुरू हो गया, अपोजिट पोल्स की तरफ। एज द ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टली टुवर्ड्स द, जैसे हम ये सारा समझना चाहेंगे बच्चों डायग्राम के साथ। जैसे यहाँ क्या हुआ बच्चों, जो क्रोमोसोम थे हमारे यहाँ पे मेटाफेज के अंदर, जब जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से हमारा एक क्रोमोसोम अटैच था, अब जैसे यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या हुआ, बीच में से हमारा सेंट्रोमियर से जो हमारा एक हमारा क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर था, अब ये क्या हुआ बच्चों, बीच से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, किसमें, दो के अंदर, क्रोमेटिड के अंदर स्प्लिट हो गया। अब दोनों ने क्या किया, हाफ क्रोमेटिड, यानी हम कह सकते हैं मेटाफेज के अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग जो हमारी है वो शुरू हो जाती है लगभग। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो सेंट्रोमियर है वहाँ से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया, और जो क्रोमेटिड्स थे ये क्या थे, हमारे दो क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम के अंदर, वो स्प्लिट हो गए, और उन्होंने क्या हुआ, क्रोमेटिड हमारे सेपरेट हो गए। अब जो क्रोमेटिड है वो कहाँ अटैच थे बच्चों, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर्स अटैच है, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर अटैच है। तो जब ये क्रोमेटिड यहाँ सेपरेट हुए तो हाफ कहाँ चला गए, एक पोल की तरफ, हाफ एक पोल की तरफ। अब धीरे धीरे हमारे स्पिंडल फाइबर्स होने लगे शॉर्ट, जैसे समझो एक थ्रेड था, अब वो थ्रेड यहाँ अटैच था बच्चों। अब धीरे धीरे जैसे वो थ्रेड शॉर्ट होता जाएगा तो क्या चलेंगे, हमारे जो यहाँ पे क्रोमेटिड है वो मूव करना शुरू कर देंगे कहाँ पे, अपोजिट पोल्स की तरफ। और ये सारे स्टेजेस कहाँ पर होंगे, ये होंगे हमारे एनाफेज के अंदर। अब लास्ट जैसे ही डिवीजन होगा तो अब हमारे पास आएगा बच्चों फेज टीलोफेज, एट द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी ये लास्ट स्टेज है हमारा न्यूक्लियर डिवीजन का। टीलोफेज के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, जो क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रिएट एलिमेंट, यानी ये जो क्रोमोसोम्स थे क्या हो गए,
पोल्स पे पहुंच गए और वापस से क्या हो गए, डीकंडेंस हो गए, जो यहाँ पे कंडेंस्ड क्रोमोसोम थे, और अपनी क्रोमोसोम की आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देंगे। यानी जो क्रोमोसोम थे वो वापस से क्या हो गए, थ्रेड्स की फॉर्म में स्प्लिट हो गई हैं, अनटेंगल्ड फॉर्म में वापस से फॉर्म हो गए हैं। न्यूक्लियर एनवेलोप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे दोनों साइड बन गए, तो दोनों साइड क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलोप हमारा फॉर्म होना शुरू हो गया दोनों साइड के क्रोमेटिड्स के ऊपर, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे बीच में हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिन्होंने अपनी एज ए क्रोमोसोम आइडेंटिटी अब लूज कर दी है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी एंड ईआर, ये भी यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, किसके अंदर, टीलोफेज के अंदर। और यहाँ पे जब सारी ऑर्गेनेली हमारी बन चुकी हैं, अब लास्ट हमारे पास आएगा बच्चों क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। माइटोसिस accompanied by not only the segregation of duplicated chromosome, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन है वो नहीं होगा खाली, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद में ही हमारा सेल डिवीजन होगा कंप्लीट। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो यहाँ फॉर्म होगा बच्चों, फर्रो की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उसके बाहर प्रेजेंट रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। जैसे ये कोई एक हमारी, जैसे हम बात करें ये कोई एनिमल सेल है, अब यहाँ ये डिवीज़न हो चुका दोनों के पास अपने न्यूक्लियस। अब ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे हमारी सेल जो है वो क्या बना लेती है, सेल फर्रो की फॉर्मेशन कर लेती है, और अल्टीमेटली इसी को ही हमने क्या कहा है, सेल फर्रो। और धीरे धीरे क्या होगा, ये कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवार्ड्स द सेंटर मूव कर रहे हैं, इसी को हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, यानी जो हमारा सेल फर्रो कहाँ मूव कर रहा है, सेंटर में। और अल्टीमेटली ये किस में डिवाइड हो जाएगा, दो अलग अलग यहाँ पे हमारे पास सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो फर्रो है वो क्या होता जाएगा, डीपन होता जाएगा, और अल्टीमेटली वो डिवाइड कर देगा किसको, साइटोप्लाज्म को, टू पार्ट्स के अंदर इक्वली। जबकि जब हम प्लांट सेल की बात करें, तो यहाँ बच्चों अगर हम प्लांट सेल की बात करना चाहें, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहती है क्या, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अब सेल वॉल कैसी होती है बच्चों, वो हमारी फोल्ड नहीं हो सकती, स्टिफ होती है उसका नेचर। तो वहाँ क्या होगा हमारे पास, वहाँ हमारा जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से शुरू होगा, एक अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो जो हमारी बीच से एकदम मिडल से, यानी यहाँ लगेगा कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी यहाँ जो सेल वॉल की फॉर्मेशन हो क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर यहाँ से फॉर्म होगी। जैसे प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में, सेंटर से शुरू होती है ग्रोथ, और कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, वॉल्स की तरफ। और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट, यानी यहाँ क्या फॉर्म होने लगेगी, मिडल में हमारी फॉर्म होने लगेगी, जिसको हमने कहा है सेल प्लेट की फॉर्मेशन शुरू हो गई। जबकि एनिमल सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन थी, सेल फर्रो की फॉर्मेशन थी। प्लांट सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई है बच्चों, सेल प्लेट की फॉर्मेशन हुई है। और ये सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करती है मिडल लेमिला को, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। और यहाँ क्या होगा बच्चों, जो हमारी ये सेल प्लेट है कहाँ मूव करने लगेगी, पेरिफेरी की तरफ फॉर्मेशन इसकी मूव करेगी। और जैसे धीरे धीरे लास्ट में हमारे पास दो अलग सेल्स हमारी यहाँ पे बन जाएंगी, और बाद में ये अल्टीमेटली दो सेल की फॉर्मेशन कर लेंगी अलग अलग। जो हमारी दो प्लांट सेल है उनके बीच में प्रेजेंट रहता है बच्चों मिडल लेमिला, जिसको हम कह सकते हैं एज ए कुशन एक्ट करता है उनके बीच में। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एनिमल सेल के अंदर सेल फर्रो की फॉर्मेशन होगी, जबकि प्लांट सेल के अंदर फॉर्मेशन होगी किसकी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। और कुछ सेल के अंदर इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कुछ सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी बल्कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और इसकी वजह से कैरियोकाइनेसिस का काम क्या है बच्चों, न्यूक्लियर डिवीजन का, न्यूक्लियर डिवीजन।
अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न तो होगा बट साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, और इसी वजह से सेल के अंदर कंडीशन कैसी आ जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अपीयर होगी सेल के अंदर। और ऐसी हमें कहाँ मिल सकती है, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें जो कोकोनट है, कोकोनट सबने खाया होगा, उसके अंदर जो लिक्विड जो हम कोकोनट वाटर कहते हैं वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। वो क्या रहेगा हमारा, वो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही वहाँ रिप्रेजेंट करता है। जो कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यानी वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हुई बच्चों, बट साइटोकाइनेसिस हमारी वहाँ पे नहीं हुई है। और इसी के साथ हम बात करें जो हमारे सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, अब वो क्या क्या है। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो लोअर प्लांट्स एनिमल है वहाँ क्या होगा, हमने पहले बात की है, वहाँ हमारी हैप्लोइड सेल के अंदर भी माइटोसिस मिलेगी, जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे डिप्लोइड सेल के अंदर माइटोसिस मिलेगी। जैसे हम बात करें, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लोइड टोटर सेल्स, और वहाँ पे क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल रहेगा। और इसी वजह से हमने यहाँ क्या कहा था, ये कैसा डिवीज़न है हमारा, इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी सिर्फ सिंपली एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगी, यानी जो सेल्स हमारी डॉटर सेल बनी है वो पेरेंट्स एकदम सिमिलर रहेंगी। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। दूसरा हम बात करें यहाँ जो माइटोसिस है वो किस में हेल्पफुल है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, यानी एक सेल से बहुत सारी सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसमें किसका रोल है, माइटोटिक डिवीजन होगा वहाँ पे। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें कि एक सेल डिवाइड करती क्यों है, तो बच्चों क्या होता है, इनिशियल जैसे हमारी ये सेल है, सेल की ये साइज है और ये न्यूक्लियस इस सेल को कंट्रोल कर सकता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो साइटोप्लाज्म है वो हमारा इंक्रीज हो गया, अब सेल की साइज हो गई इंक्रीज, और हमारा जो न्यूक्लियर है वो भी इंक्रीज हुआ, बट जो ग्रोथ है बच्चों वो साइटोप्लाज्म की ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर के। अब यहाँ इस न्यूक्लियस के लिए इस सेल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, इस सेल ने अपनी एक और कॉपी बनाई न्यूक्लियस की, और अल्टीमेटली उसने क्या किया, दो सेल्स के अंदर वो डिवाइड हो गई यहाँ। तो यहाँ पे जो मेन डिवीज़न का रीज़न है वो क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हुआ, साइटोप्लाज्म हमारा इंक्रीज हो गया न्यूक्लियर रेशियो के कंपेयर में। इसी वजह से हमारी सेल डिवाइड हुई, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस के लिए इस बड़ी सेल को कंट्रोल करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। तो इसी वजह से ये रीज़न है बच्चों यहाँ पे कि एक सेल डिवाइड क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे अपने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो को रिस्टोर करने के लिए। दूसरा हम बात करें सेल के रिपेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, माइटोसिस प्रोसेस का। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सेल्स, गट की सेल्स, इसी के साथ ब्लड सेल्स, ये सारी कॉन्स्टेंटली इनको रिप्लेस किया जाता है। ओल्ड सेल की डेथ हो गई, नई सेल हमारी बन गई, वहाँ कौन सा डिवीज़न रहेगा, माइटोटिक डिवीज़न वहाँ वर्क करेगा। द माइटोटिक डिवीज़न इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या रहेगा हमारा, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, द एपिकल मेरिस्टम, इसी के साथ लेटरल कैम्बियम। जो एपिकल है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेंथ इंक्रीज करने के लिए, जबकि जो लेटरल कैम्बियम है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, विड्थ के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट की। रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। और इसी माइटोटिक डिवीजन की वजह से जो प्लांट्स हैं वो हमारे कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम के अंदर। और इसी के साथ बच्चों हमने कंप्लीट किया है माइटोसिस पोर्शन ऑफ द सेल साइकिल को।